Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। अखंड भारत देख रहे हैं और अखंड भारत में हम लोगों ने अफगानिस्तान को देख लिया था, बलूचिस्तान ये जो पाकिस्तान प्रांत है इसको भी देख लिया था, बांग्लादेश को देख लिया था और आज जो बारी है वो है बर्मा की, या जिसको म्यांमार भी कहते थे, जिसको बहुत पहले ब्रह्मदेश भी कहते थे। तो ये जो म्यांमार या बर्मा है, आज हम लोग अखंड भारत की कड़ी में इसको पढ़ेंगे और इसी का इतिहास जानेंगे, म्यांमार का, बर्मा का इतिहास जानेंगे कि जो कभी हमारे देश का हिस्सा माना जाता था या मेरे देश का हिस्सा था और अभी यह नहीं है। तो वर्तमान समय में जो इसकी इतिहास है या कह सकते हैं जो बीते समय के साथ जो इसका इतिहास है और वर्तमान में इसकी कंडीशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और यह जो है बर्मा 1937 में भारत से अलग हुआ, कहीं कहीं आप 1935 भी देखिएगा, लेकिन मैक्सिमम जो है 1937 है, इसलिए यही मान्य होगा कि बर्मा 1937 में भारत से कट करके अलग हुआ और उसके बाद का वहाँ से भारत से कटने का और उसके बाद का आज तक का जो इतिहास है उसको हम लोग बर्मा का देखेंगे। तो बर्मा को, म्यांमार को आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर हमने इस फिगर में दिखाया है, यह जो है बर्मा का हिस्सा बना हुआ है और चूंकि ये बांग्लादेश था जिसको हमने पढ़ा दिया है। अब बर्मा को देखें, बर्मा में यहाँ पर आप बर्मा से कुछ दूर जो लाओस कंट्री है वो है लाओस, यहाँ थाईलैंड है, यहाँ कंबोडिया है और यहाँ वियतनाम है। इसमें तो बहुत आसान है, यहाँ वियतनाम है, यहाँ कंबोडिया है कह देना, लेकिन मैप में ये बहुत दूर है ना, म्यांमार से दूर है। और ये वाला क्षेत्र जो है इसे लगभग यहाँ से जो ये लॉक बंद होती है और इधर जो है ये दक्षिण चीन सागर है ना, ये दक्षिण चीन सागर है, साउथ चीन सागर है इस तरफ में। और यह आपका बंगाल की खाड़ी है, आप लोग जानते हैं ये बंगाल की खाड़ी होते हुए अरब सागर है। तो यह जो बंगाल की खाड़ी है, इससे यह जो प्रांत है म्यांमार का, यह क्या है, इसके करीब में है, बंगाल की खाड़ी के करीब में है। और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस ये सब तो इसके करीबी देश हो गया जो म्यांमार के अगल बगल में है। साथ ही म्यांमार का जो क्षेत्र भारतीय राज्य से या भारतीय राज्य की सीमाओं से मिलता है, उसमें सबसे ऊपर पर आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। देखिए छोटा सा मैप था इसलिए हमने लाल रंग की बिंदी लगा करके सबको बताने का प्रयास किया। आप जानते हैं सबसे ऊपर में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद जो है नागालैंड है, फिर मणिपुर है और लास्ट में मिजोरम है। तो यह जो 4 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यह चारों की जो सीमा है वह म्यांमार को टच करती है, या म्यांमार की जो सीमा है वह इन चारों भारत के राज्यों को छूती है, टच करती है। यह तो भारत देश के बारे में हुआ कि भारत देश का कौन कौन राज्य है जो म्यांमार की सीमा से जुड़ा हुआ है, या म्यांमार की कौन कौन सी सीमा है जो भारत देश के राज्यों से जुड़ी हुई है। तो उसमें अरुणाचल प्रदेश आप यहाँ देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र है, ये नागालैंड का क्षेत्र यहाँ सटा हुआ है म्यांमार से, ये मणिपुर का क्षेत्र है जो सटा हुआ है, और ये मिजोरम का क्षेत्र है जो म्यांमार से सटा हुआ है। तो यह चारों स्टेट जो है भारत का वह म्यांमार से सटा हुआ है। पहले चूंकि यह म्यांमार भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो अलग होने के बाद जो है इस तरह का नक्शा इसमें बन गया। साथ में एक जगह है जो बांग्लादेश का भी इस देश को, म्यांमार को टच करता है, जो है बांग्लादेश का चटगांव। यह जो बांग्लादेश का चटगांव, कहीं कहीं पर आप देखिएगा चट्टग्राम लिखा हुआ भी मैप में मिलता है। तो यह चट्टग्राम जो है बांग्लादेश का, यह एक ऐसा स्थान है बांग्लादेश का जो म्यांमार की सीमा को छूता है, या बांग्लादेश की सीमा को म्यांमार की सीमा छूती है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये बांग्लादेश का चटगांव है जो लाल पॉइंट हमने दिखाया है वो यहाँ पर है, और यहीं पर जो है आपका इस क्षेत्र में म्यांमार का थोड़ा सा सीमा जो है बांग्लादेश को छूता है। तो बांग्लादेश को छूने वाली सीमा जो हो गई, जो जगह हुआ वो चटगांव हुआ, और बाकी अपना देश से अगर बात किया जाए तो वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को छूती है। यह तो आप इस बात, हम लोग इस चीज का बात किए कि हमारे देश की सीमा से म्यांमार की सीमा कहां कहां किस किस स्टेट को टच करती है, वह हमने देख लिया। म्यांमार आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ से बांग्लादेश, हमको लग रहा है आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, लेकिन हाँ फिर भी समझ में आ जाता है। ये वाला भाग जो है म्यांमार है आपका, है ना, ये बर्मा है ना। अभी भी पाकिस्तान, सॉरी, अभी भी अमेरिका जो है इसको म्यांमार नहीं बोलता है, इसको इस्तेमाल में बर्मा ही यूज करता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्मा नाम की पहले जनजाति निवास करती थी, उसी के नाम पे इसका नाम बर्मा पड़ा था। खैर वो सभी हम लोग जानेंगे भी। तो चलिए अब आगाज करते हैं बर्मा के इतिहास का, म्यांमार के इतिहास का जो है ना आरंभ करते हैं। तो आधुनिक काल में 1937 तक बर्मा जो है यह भारत का ही भाग था, है ना, 1937 तक, 1937 तक, कहीं कहीं आपको 1935 भी मिलेगा, है ना, लेकिन 1937 जो है इसका राइट आंसर होगा, है ना। 1935 तक जो है बर्मा जो था वह भारत का ही हिस्सा था और ब्रिटिश राज के अधीन था, है ना। 1935 जब देश आजाद नहीं हुआ था वो क्या था, ब्रिटिश का हिस्सा था। ब्रिटिश का हिस्सा सब था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना, सब ब्रिटिश का हिस्सा था। तो आजादी के पहले जो है यह भी ब्रिटिश का
हिस्सा था। म्यांमार का इतिहास बहुत पुराना एवं जटिल है। इस क्षेत्र में बहुत से जातीय समूह निवास करते आए हैं। क्या है? बहुत से जातीय समूह, एक दो नहीं, बहुत से जातीय समूह निवास करते आए। अलग अलग जातीय समूह है, सबका अलग अलग इतिहास है, म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है ना। जिनमें मान और प्यू, यह दो जो जनजाति है, मान और प्यू, यह दो जनजाति को याद रखिएगा, है ना। मैक्सिमम जो है यह जो है बर्मा पर, या कह सकते हैं म्यांमार पर इसका कब्जा है ना। जिनमें से मान और म्यू संभवतः सबसे प्राचीन माना जाता था। सबसे प्राचीन जनजातियों में मान और प्यू। एक बात मैं पहले कह देता हूं, क्योंकि म्यांमार के मैप में, म्यांमार के इतिहास में जो आप नाम पढ़िएगा व्यक्ति का या स्थान का, कुछ अजीब सा लगेगा, है ना। जैसे आंग सांग, यू नू, इस तरह का नाम आपको मिलेगा, क्योंकि ये म्यांमार का उस तरह का इतिहास रहा है, उस तरह का नाम रहा है लोगों का, तो हम वैसा ही पढ़ेंगे, है ना। हो सकता है हमारा जो म्यांमार का बच्चा अगर हमारे भारत का इतिहास पढ़ेगा तो उसको हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का नाम भी अलग से लग सकता है, लेकिन जहाँ की जो संस्कृति है, जिस तरह का रिवाज है, जिस तरह का नाम रखा जाता है, वह उससे परिचित होता है। तो यहाँ जो है मान और प्यू जो है ये जनजाति थी म्यांमार की, जो सबसे प्राचीन जनजाति संभवतः मानी जाती है कि ये सबसे आरंभिक प्राचीन जो है आपका जनजाति रहा है म्यांमार का। 19वीं शताब्दी में बामार लोग चीन और तिब्बत से, देखिए अब यहाँ पर आया बामार, यह भी जो है एक जनजाति है। बामार लोग जो है, ये लोग जो है एक जनजाति है ना। बामार लोग जो है चीन तिब्बत सीमा से विस्थापित होकर यहाँ इरावती नदी घाटी से आ गया। चीन और तिब्बत सीमा, यहाँ देखिए, अब यह जो म्यांमार का यह वाला क्षेत्र जहाँ पॉइंट बना, ये देखिए ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये चीन और तिब्बत का क्षेत्र है। तो यह चीन और तिब्बत का यहाँ वाला भाग जो है, यह आपका कुछ बामार लोग जो जनजाति थे वह धीरे धीरे जो है, एक नदी है, इमारती नदी है ना, उस नदी के सहारे, इरावती नदी के सहारे जो है इस घाटी में बसे। मतलब क्या, इरावती जो नदी है, देखिए अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। इरावती एक नदी घाटी है ना। और ये नदी क्या है, यह चूंकि इसी इरावती नदी के सहारे जो है कुछ चीन और तिब्बत क्षेत्र का जो लोग है, जनजाति है, वह भी बर्मा में इन कर जाता है। कहिए कैसे? तो इन 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से तो अपना देश जुड़ा, लेकिन ये थोड़ा सा भाग जो तिब्बत का जुड़ा हुआ है म्यांमार से, तो यह जो नदी घाटी क्षेत्र है। अब देखिए, चूंकि इरावती नदी की जो कंडीशन है वो इस तरह है मित्र, कि इरावती नदी बर्मा के आर पार है, मतलब कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक वो बहती है, और दक्षिण से उत्तर तक ये बर्मा को बीचों बीच 2 भाग में बांट देती है, और वह आती कहाँ है? तो तिब्बत की तरफ से। तो यह जो इसकी जो नदी घाटी हुई, इरावती नदी की घाटी, उसके अगल बगल जो है ये बामार लोग जो है, जो तिब्बत चीन के क्षेत्र के थे, वह भी निवास करते थे, और धीरे धीरे उसका भी आगमन जो है म्यांमार देश में हो गया। तो अब अगर हम बात करेंगे इरावती नदी का, तो वह कैसे आएगी? ये जब इसको कहा जा रहा है कि ये चूंकि म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और म्यांमार को 2 भाग में बांटने वाली नदी है ना, इरावती, और इसी के किनारे आपका बामार लोग जो है वो बसे हुए थे, है ना। बर्मा की एक प्रमुख नदी है, बर्मा के उत्तर से दक्षिण दिशा में, है ना। यह जो 2 भाग में बर्मा को विभाजित करती है। इसकी लंबाई 2170 किलोमीटर। ये जो इरावती नदी है इसकी लेंथ कितनी है? 2170 किलोमीटर। सोचिए यह कितनी लंबी नदी है, 2170 किलोमीटर लंबी नदी है। ये बर्मा में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इसी नदी जो इरावती नदी है ना, इसके घाटी में आ बसा। कौन बसा? तो यह तिब्बत चीन क्षेत्र का जो बामार लोग था, वह इरावती नदी के घाटी में आकर के बस गया। और इसी, चूंकि इरावती नदी जो है म्यांमार बर्मा को बीच से उत्तर दक्षिण में काट देती है, तो वहां से आकर के धीरे धीरे जो है वह इरावती नदी के सहारे बर्मा में भी इन करना शुरू किया, क्योंकि ये जो इरावती नदी है ये बर्मा के बीचों बीच है। तो ये बामार लोग भी जो है वह आकर के म्यांमार में घुसने लगा, और यहीं से जो है बामार के नाम से इसका नाम बर्मा भी पड़ा है। आगे हम लोग देखेंगे। यही लोग आज के म्यांमार पर शासन करने वाले बहुसंख्यक हैं। आज जो यही जो तिब्बत चीन का क्षेत्र है ना, बामार लोग, यह जो है आज वहां बहुसंख्यक में है ना, बहुत संख्या में है ना, बहुसंख्यक है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में। और यही जो है म्यांमार पे अभी शासन कर रहा है। अगर यदि म्यांमार के इतिहास में अभी कहिएगा कि अभी वहां कौन लोग शासन कर रहा है, तो अभी यही चीनी तिब्बत के क्षेत्र से जो इरावती नदी की तराई से जो लोग म्यांमार में इन किया, जो चीन और तिब्बत के तरफ के लोग था, जो इरावती नदी के सहारे इसमें या उसके तराई के सहारे वह म्यांमार में इन किया, और यह अभी बहुसंख्यक में है। इसलिए म्यांमार के लोगों का नाम भी मैक्सिमम चाइना से मिलता है। हुआन बाय चाहू, यूनू, है ना, आंग सांग, ये आंग सांग सू की इस तरह का जो नाम है वो चाइनीज से भी मिलता है। और साथ ही चूंकि ये लोग भी जो यहाँ आकर बसे हैं वो बामार क्षेत्र के हैं, इसलिए वह भी आपका क्या है, चाइनीज टाइप का है। अगर आप किसी का भी इसके, जैसे मान लीजिए हम म्यांमार के राष्ट्रपिता आंग सांग को कहते हैं, उसका अगर फेस देखिएगा, चेहरा देखिएगा, देखने में चाइनीज जैसा ही लगता
है ना। तो अभी ये बहुसंख्यक है और इसका शासन जो है म्यांमार पर है, बर्मा पर इन्हीं का शासन है। ये बहुसंख्यक लोग यहाँ पर हो गए और ये शासन संभाले हुए हैं। म्यांमार का क्रमबद्ध इतिहास सन 1044 ईसा पूर्व, मध्य बर्मा 1044 ईसा पूर्व, है ना। यह जो है 10 ईसा पूर्व नहीं होगा, 1044 ईस्वी है, ईसा पूर्व बहुत ज्यादा हो जाता है ना। 1044 ईस्वी में मध्य बर्मा के मियन वंश, अब यहां से आ गया, कौन आ गया, मध्य बर्मा में मियन वंश। देखिएगा मध्य वर्मा मियन, ये मियन नाम ही है, ये मियन एक वंश है ना। इसका शासन यहाँ पर होना शुरू हो गया, है ना। मियन वंश यात्रा जो है आपका मियन बर्मा के मियन वंश जो अनावराहत के शासन काल है ना, अनावराहत, ये सब नाम याद रखिएगा अगर हो सकता है तो। अनावराहत, है ना, अनावराहत के शासन काल से प्रारंभ होता है। मियान वंश के अनावराहत के शासन काल से प्रारंभ होता है ना। म्यांमार का क्रमबद्ध इतिहास सन 1044 ईस्वी में मध्य बर्मा के मियन वंश के, है ना, अनावराहत वंश से जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, आरंभ होता है, ठीक है। और ये जो लिया गया है मार्को पोलो के यात्रा संस्मरण से लिया गया, किसका संस्मरण से, तो मार्को पोलो जो विदेश यात्री है आपका, है ना, मार्को पोलो के यात्रा वृतांत से यह चीज जो है लिया गया है, यात्रा संस्मरण, यहां से जो है इसको लिया गया। किसको, यह जो ज्ञान जो बातें यहां से ली गई है वह किससे लिया गया है, मार्को पोलो के यात्रा संस्मरण से, कि उसमें ऐसा है कि अनावराहत या जो मध्य बर्मा में मियन वंश है ना, उसका जो है यहाँ पर शासन आपका अनावराहत वंश का शासन हो गया। सन 1227 में, है ना, कुबला खां आक्रमण के फलस्वरूप इस वंश का नाश हो गया। यह जो वंश था मियन खां, ये खत्म हो गया और यहाँ पर शासन क्या आ गया, कुबला खां। यह जो कुबला खां था इसका शासन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आप देख रहे हैं कौन कौन था, मान और प्यू, फिर बामार लोग आए और ये बहुसंख्यक में अभी भी हैं, और मध्य बर्मा में मियन, ये तो फिर हम यहाँ यही बहुसंख्यक में हैं। अभी यहाँ से इतिहास बदल रहा है। ये 1044 ईसा पूर्व से हम बात कर 1044 ईस्वी से बात कर रहे हैं कि मध्य वर्ग में जो है मियन वंश था, उसका शासक अनावराहत रहा। ये मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत से लिया गया। इसके बाद कुबला खां आया, कुबला खां ने इस वंश का नामो निशान खत्म कर दिया। यह जो मियन वंश था इसकी कहानी खत्म हो गई। अब कुबला खां का वंश जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया, है ना, कुबला खां का स्टार्ट हो गया। ये कब आया, तो 1287 में, 1287 इस ईस्वी में, वो 1044 का था। 1287 में कुबला खां आ गया। 500 वर्षों तक राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता रहा, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। कौन, म्यांमार। सन 1754 ईस्वी में, है ना, अलोगोपाय, देखिए इसका नाम अजीब सब है, 1754 में यहां से स्टार्ट, 1044 से दिखाया हमने, यहाँ 1287 और आ गया 1754 ईस्वी में। 1754 ईस्वी में जो है आपका यहाँ का जो शासक हो गया वह आपका कह सकते हैं अलोगपाया। अलोगपाया जो है ये यहाँ का आपका अलोगपाया। अलोगपाया कब आ गया, तो 1754 ईस्वी में, है ना। अलोगपाया ने सन एवं मान साम्राज्यों को जीतकर बर्मी वंश की स्थापना की, जो 19वीं सदी तक रहा, है ना। सन एवं, देखिए सन एवं वान दो क्षेत्र है, सन एवं मान, ये साम्राज्य जो है इसको, ये कहाँ का साम्राज्य है, तो यह आपका बर्मा का साम्राज्य है। इसको जीतता है कौन, अलोगपाया जीतता है, और जीत करके जो है सन एवं मान साम्राज्य को जीत करके बर्मी वंश की स्थापना जो है यहाँ पर कर देता है। किसका, तो बर्मी वंश का स्थापना होता है। अब यह बर्मी वंश जो है शासन करना शुरू कर देता है और 19वीं शताब्दी तक इसका शासन रहता है। कहाँ तक, 19वीं, बर्मी वंश का शासन 19वीं शताब्दी तक जो है यहाँ तक यह इसका शासन रहता है। बर्मा में ब्रिटिश शासन स्थापना की 3 अवस्थाएं हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ब्रिटिश काल से शुरू करेंगे, ये वहां तक पहुंच गया। अब जो है यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय शासन का जो है 3 स्थापना स्तंभ रहा, है ना। ब्रिटिश जो है, अब चूंकि ब्रिटिश का शासन आरंभ हो गया, यह अब 1800 ईस्वी आप जान ही रहे हैं, इस आप जो 1800 ये है 1826 लगभग है, ये अब आगमन जो है पूरे भारत में हो गया था। और म्यांमार पर जो है वह 3 स्थिति में स्थापित हुआ, 3 बिंदु में स्थापना हुई म्यांमार के पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों का। पहला जो है 1826 है। 1826 में अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो अराकान और टेनेसरीम था, यह चूंकि अराकान और टेनेसरीम जो है म्यांमार का क्षेत्र था, पहले इस पर अधिकार किया। 1826 में ब्रिटिश का आगमन हो गया और अराकान और टेनेसरीम जो है यह जगह जो म्यांमार का था, पहले इस दोनों पर अधिकार किया। इसके बाद जो इसका दक्षिणी भाग था म्यांमार का, है ना, बर्मा का दक्षिणी भाग नीचे वाला पोर्शन है, इसका अधिकार किया 1852 में, और 1886 में संपूर्ण बर्मा को अपने अंदर में कर लिया। 1886
1986 में अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे बर्मा को अपने अंडर में कर लिया। तो यह बर्मा पर अंग्रेजों की जो छाने की प्रणाली थी वह स्थापना 3 बिंदु था, 1826, 1852 और 1886। तो इस तरह से ब्रिटिश भारतीय जो है वह शासना अंतर्गत रख लिया। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो है पूरा बर्मा को, पूरा म्यांमार को रख लिया। और 1937 से पहले ब्रिटिश ने बर्मा को भारत का राज्य घोषित किया था। क्या कहा था कि 1937 से पहले, इससे बिफोर, है ना, इसको क्या कहा था, भारत का राज्य घोषित किया था, ठीक है। लेकिन फिर अंग्रेज सरकार ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। फिर पहले कहा कि भारत का भाग है, बाद में क्या किया, इसको अलग कर दिया, भारत से अलग कर दिया, है ना। अलग करके उसे ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी क्या बनाया, ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी, है ना, ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी। यह जो है इसको बना दिया, किसको, बर्मा को। 1937 तक उसको बढ़ाया भारत का पार्ट, फिर 37 के बाद क्या किया, अलग कर दिया, और फिर जो है इसको ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी, ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी जो है वह इसको बना दिया, किसको, या इसी को शॉर्ट में कह सकते हैं उपनिवेश बना दिया, किसको, तो म्यांमार को। यहां से जो है यह इसका उपनिवेश भी बन गया। एक ही बार नहीं किया, धीरे धीरे करके जो है उसको अपना उपनिवेश बना लिया, किसको, पूरे म्यांमार को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा के जापानियों द्वारा प्रशिक्षित बर्मा आजाद फौज से मिलकर हमला कर दिया। यहां पर कुछ जापानी भी रहते थे ना, ये जो अब जापान के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, बर्मा में रहने वाले जापानियों से जो है दोस्ती किया, या कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा के लोग में रहने वाले जापानियों से, है ना, प्रशिक्षित किया और बर्मा आजाद फौज के साथ मिलकर हमला किया। क्या बनाया, बर्मा आजाद फौज। यह किसने बनाया, बर्मा आजाद फौज जो है ये जापानियों ने बनाया। और चूंकि कुछ जापानी जो है म्यांमार में थे, इसलिए जापानियों ने यहां से कुछ म्यांमार के लोगों को जुटाया और बर्मा आजाद फौज नाम से एक संगठन तैयार किया, है ना, एक संगठन बनाया। और क्या हुआ, बर्मा पर जापान का कब्जा हो गया। देखते ही देखते जापान क्या किया, बर्मा पर कब्जा कर लिया। किस तरह किया, तो कुछ जापानी जो बर्मा में रह रहे थे उसको और कुछ बर्मा के लोगों को मिला करके बर्मा आजाद फौज का गठन किया और जापान का कब्जा किस पर हो गया, बर्मा पर हो गया। इसके पहले किसका कब्जा था, अंग्रेज का कब्जा हुआ ही था, कुछ दिन में किसका कब्जा हो गया, जापान का इसके ऊपर कब्जा हो गया, है ना। बर्मा में सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज की वहां पर मौजूदगी का प्रभाव पड़ा। यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस आप जानते ही हैं, इनका नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिवीर हैं ना, योद्धा हैं सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने बर्मा में जो है, बर्मा में जाके इन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा और बर्मा में ही इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है ना। एक हम लोग बचपन में क्लास 3 में जो है एक इसकी सुभाष चंद्र बोस की जो है एक रचना थी, उसको हम लोग पढ़ते थे। इनका उसमें जिक्र आता था, है ना। रचना किसका था ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जिक्र उसमें आता था कि जब मांगी सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, वो ऐसे था कि वह खून को, उसको खूनी हस्ताक्षर नाम था उसका। हम लोग क्लास 3 में उसको याद किए हुए थे, जब देशभक्ति या देशभक्ति वाला कोई माहौल या 15 अगस्त 26 जनवरी को उसको गाया जाता था। तो वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आज तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों की फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता को आंखों में खून उतर आया, मुंह वक्त वर्ण दमक उठा दमकी उसकी रक्तिम का था। आजान हुआ हूं ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, उसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम होंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह बातों से मतलब क्या सकता है, वह कौन है जो यहाँ आकर खूनी हस्ताक्षर करता है। इस पर मरने वाले जन को सर्वस्व संपन्न करना होगा, अपना तन मन धन जन जीवन भारत माँ को अर्पण करना होगा। पर यह साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन पर कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। यह जो है ये बर्मा में जब सुभाष चंद्र बोस ने ये वाली बात कही थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये बर्मा से थी, है ना। तो ये इसलिए हमको चूंकि ये बर्मा वाली बात याद आ गई, इसलिए हमको उनका जो है ये रचना, ये खूनी हस्ताक्षर का वो पोएम भी याद आ गया। तो ये सुभाष चंद्र बोस का जो है बर्मा में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यह भी आप जान ही रहे हैं, है ना। बर्मा में जाके देशभक्ति का परचम फहराने वाले सुभाष चंद्र बोस। 1945 में आंग सान की, अब यहाँ से जो है
अब देखिएगा जो जिस तरह से भारत में स्वतंत्रता के लिए आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जो देश के लोग थे, योद्धा थे, उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया। अब यहाँ से अंग्रेजों का संघर्ष में अब जो आपका बर्मा तरफ से आएगा वह पहला नाम है 1945 में आंग सान की। यह जो आंग सान है इसको आप बर्मा का राष्ट्रपिता भी कहा है, जैसे हम लोग अपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, वैसे ही आंग सान जो है इनको म्यांमार का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है ना। इन्होंने एंटी फासिस्ट पीपल फ्रीडम नाम का जो है एक पार्टी गठन की, है ना। लीग की मदद से ब्रिटेन ने बर्मा को जापान के कब्जे से मुक्त किया और इस आंग सान ने क्या किया, ब्रिटेन से बर्मा को मुक्त किया। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहा, सबसे बड़ा हाथ रहा आंग सान का। और आंग सान जो है यही आपका क्या कहलाए, बाद में राष्ट्रपिता कहलाए म्यांमार का। आंग सान को कहीं कहीं पर मेजर आंग सान भी लिखा हुआ मिलता है। म्यांमार के इतिहास में मेजर आंग सान 13 फरवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था, है ना, 13 फरवरी 1915 को। और इसकी जो डेथ हुई थी वह 19 जुलाई 1945 को, है ना, 19 जुलाई 1945 को जो है इनका निधन हो गया था। तो यह 13 फरवरी 1915 को जन्म और 19 जुलाई 1945 को मृत्यु। आंग सान म्यांमार के राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं, बर्मा के स्वतंत्रता सेनानी भी कहलाते हैं, एवं यह एक राजनेता थे। 1946 से 47 तक, है ना, अंग्रेज शासित बर्मा के वे 5वें शासनाध्यक्ष बने रहे। 5वें शासनाध्यक्ष किसके बारे में कहा रहा है, तो आंग सान के बारे में। शासना अध्यक्ष कब रहा, तो 1946 से 47 में, है ना, जो अंग्रेज शासित बर्मा था उसके 5वें शासनाध्यक्ष रहे। अंग्रेज शासित बर्मा के 5वें शासनाध्यक्ष रहे। वे म्यांमार के राष्ट्रपिता और पहले वे साम्यवादी विचार के थे, पर बाद में जो है सामाजिक लोकतंत्र के पक्षधर बन गए। पहले विचारधारा कैसी थी, तो साम्यवादी थी, लेकिन बाद में जो है समाजवाद के अच्छे पक्षधर हो गए। कौन, तो आंग सान। वे बर्मा कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य थे, बर्मा कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य थे। ये बात हम बता रहे हैं आंग सान के बारे में, जो कि आपका बर्मा का, है ना, राष्ट्रपिता है। तो इतना तो इनके लिए बनता ही है। चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन 1947 में आंग सान और उनके 6 सदस्यीय अंतरिम सरकार को राजनीतिक विरोधियों ने आजादी से 6 महीना पहले ही उनकी हत्या कर दी। क्या कर दिया, इनका हत्या। और ये हत्या कब हो गई, तो आपका 1947 में, है ना, उनकी जो है हत्या कर दी 1947 में। यही जो आपका 19 जुलाई, है ना, 19 जुलाई 1945 तक इसका ये रहा। 1947 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना, 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। और 6 महीना पहले, आज़ादी के 6 महीना पहले जिसने आज़ादी दिलाया वही जो है उनके लिए शहीद हो गए, है ना। आज आंग सान म्यांमार के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आंग सान की सहयोगी यूनू, अब देखिए, अब यहाँ से एक नाम आएगा यूनू। यह यूनू जो है यह आंग सान की सहयोगी है। यह जो आंग सान था उसका सहयोगी है यूनू। और यह जो है आपका, अब इसका इतिहास देख लेते हैं यूनू के बारे में। यह जो है सम्मानजनक नाम इसका थाकिन नू था। क्या था, थाकिन नू, यह जो है इनका नाम था, सम्मानजनक नाम थाकिन नू था। ठीक है, ये राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ भी थे। वह बर्मा संघ के 1947 के संविधान के प्रावधानों के तहत, है ना, 4 मार्च 1948 को जो है ये प्रधानमंत्री बने वहां के। 4 जनवरी 1948 को ये वहां का प्रधानमंत्री रहा। और अलग अलग में 4 मार्च से 12 जून 1956 तक, है ना, 12 जून 1956 तक रहा। इसके बाद जो दोबारा बने वो है आपका 28 फरवरी 1957 से। ये यूनो के बारे में ही है। 28 फरवरी 1957 से यह जो है रहा 28 अक्टूबर 1958 तक, है ना, 28 अक्टूबर 1958 तक। देखिए एक ज़्यादा समय नहीं है, 1-2 साल का ही है, लेकिन 1-2 बार बनाया गया है। किस तरह से हुआ है ना, एक 4 अप्रैल 1960 से, ये इन्हीं का सिर्फ यूनो का है। 4 अप्रैल 1960 से जो है आपका 2 मार्च 1962 तक, यह भी जो है इनका कार्यकाल रहा। 2 मार्च 1962 तक ये इतने दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। अब देखिए 48 से 56, फिर 57 से 58, फिर 59 से 62। अब आप हिसाब लगाइए कि ये किस तरह से देश के प्रधानमंत्री रहे होंगे ये कम समय में। 1948 से 1956, ये तो खैर लंबा टाइम है ना, 1948 से 1956 ज़्यादा समय है। फिर जो है 57 से 58 में बने, है ना, 1957 से 58, फिर जो है 60 से 62 बने। तो यह यूनू और आंग सान, इन 2 नामों को अगर आप म्यांमार का इतिहास पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा।
ये प्रथम प्रधानमंत्री बने और आंग सान जो है ये वहाँ को जो म्यांमार है उसको स्वतंत्रता दिलाने में इनका सबसे अच्छा हाथ रहा, इसलिए उसको म्यांमार का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अब क्या हुआ, यह जो है 1962 तक लोकतांत्रिक सरकारें जो है यहाँ तक बनी रही है ना, 1962 तक। और कौन रहा प्रधानमंत्री, तो जो यूनो था, यूनू जो सहयोगी था किसका, आंग सान का, यह जो है वहाँ का प्रधानमंत्री बना रहा और लोकतंत्र सरकारें निर्वाचित होती रही। 2 मार्च 1962 को जनरल नेविन के नेतृत्व में सेना का तख्ता पलट हो गया। अब नेविन ये एक नया नाम आ रहा है ना, इन्होंने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया। कब किया, तो 1962 में, 1962 में ही। तब तक तो उसका सरकार था ही यूनो का, उसके बाद नेविन ने तख्ता पलट कर दिया, सेना का तख्ता पलट करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया और यह कब्जा तब से आज तक चला आ रहा है। और यह जो नेविन का सत्ता पर कब्जा है तख्ता पलट करने के बाद, है ना, नेविन का जो कब्जा है वह आज तक जो है यहाँ पर चला आ रहा है। 1962 के पहले प्रधानमंत्री यूनो बने और यूनो के बाद जो तख्ता पलट किया, किसने किया, नेविन ने। और नेविन जो है आज तक यही जो है शासन रूल करता आ रहा है, कहाँ पर, तो म्यांमार पर, है ना। कब्जा कर लिया और यह कब्जा तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। 1988 तक वहाँ एक दलीय प्रणाली थी और सैनिक अधिकार की बारी बारी से सत्ता प्रमुख बनते रहे, बारी बारी से जो सैनिक अधिकारी था वो सत्ता प्रमुख बनते रहे, अलग अलग। ये भी एक सैनिक अधिकारी था और बाद में भी जो शासक रहा वो सैनिक अधिकारी ही बनता चला गया, है ना। सेना समर्थित दल बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के वर्चस्व को धक्का 1988 में लगा, 1988 में लगा धक्का। किसको, तो यह जो है आपका, यह लगा बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी, बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी, इसको जो 1988 में धक्का लगा जब एक सेना अधिकारी सामांग ने, है ना, बड़े पैमाने पर चल रहे जन आंदोलन के दौरान सत्ता को हथियाते हुए एक नए सैन्य परिसर का गठन किया। एक नए सैन्य परिसर का गठन किसने किया, तो यह जो है आपका, इसका परिसर किया सामांग ने। इसका अजीब अजीब सा नाम है, क्या करें, सामांग। इन्होंने जो है सत्ता परिवर्तन किया और नया इसका गठन किया, नए हथियाते हुए एक नए सैन्य परिवार का गठन किया। अब देखिए एक तो खिलाड़ी बना नेविन, इससे बड़ा खिलाड़ी कौन बन गया, सामांग। इन्होंने क्या नया सैन्य संगठन ही एक अलग नया बना दिया, किसने, सामांग ने। मतलब पहले जो चला आ रहा था वो तो था ही, इन्होंने क्या, बड़े पैमाने पर चल रहे जन आंदोलन दौरान सत्ता हथियाते हुए एक नए सैन्य परिवार का गठन कर दिया, एक नया सैन्य परिवार बना दिया। ये किसने बना दिया, एक नया सैन्य परिवार का गठन कर दिया, किसने किया, तो सामांग ने किया और सत्ता को हथिया लिया, है ना। जिसके नेतृत्व में आंदोलन को बेरहमी से कुचला गया, इसी के नेतृत्व में क्या हुआ, आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। और अगले वर्ष इस परिषद ने बर्मा का नाम बदल करके क्या कर दिया, म्यांमार कर दिया। बर्मा से बदला और क्या किया, म्यांमार जो है इसका नाम रख दिया। तो ये किसने किया, सामांग ने। वहाँ पर विद्रोह का जो आंदोलन था उसका लाभ उठाया और उसी में सैन्य परिवार का गठन किया और वहाँ सत्ता पर काबिज हुआ और बर्मा का नाम बदल करके क्या कर दिया, म्यांमार कर दिया। इसलिए हम लोग आज तक म्यांमार इसको पढ़ते आ रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बर्मा दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे धनी देश में था। दक्षिण पूर्व एशिया, यह जो दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया मतलब दक्षिण में और पूर्व में एशिया में, यह जो है ब्रिटिश काल में सबसे धनी देश माना जाता था, है ना। सबसे एशिया का सबसे धनी देश माना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे धनी देशों में था। विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश होने के साथ साथ जो है यहाँ साल सहित कई तरह की लकड़ियों का भी बड़ा उत्पाद था, है ना। यहाँ पर साल की भी लकड़ी थी, है ना, साल का लकड़ी था। और विश्व में जो है चावल निर्यातक देश माना जाता था, किसको, चावल निर्यातक देश कौन था, म्यांमार। और साल की लकड़ी जो है, अब साल क्या होता है, तो साल एक सखुआ या साखू जिसको बोलते हैं, एक द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी इमारत के काम आती है, जो काफ़ी कठोर, मजबूत और भारी होती है और भूरे रंग की होती है। वह लकड़ी स्पेशल इसके लिए जो है, यह म्यांमार में ये ज़्यादा होता था, इसलिए साल का भी निर्यात करता था और चावल का भी निर्यात करता था। तो इस दोनों ही मामले से इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी और दक्षिण एशिया के जो है धनी देशों में गिनती इसकी होती थी म्यांमार की। वहाँ के खदानों से टीन, चांदी, टंगस्टन, सीसा, तेल, है ना, टीन, चांदी, सीसा, टंगस्टन और तेल, इस तरह का चीज जो है यहाँ से, है ना, आदि प्रचुर मात्रा में निकाले जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में खदानों की जापानियों के कब्जे में जाने से रोकने के लिए अंग्रेज ने भारी मात्रा में बमबारी कर उन्हें नष्ट कर दिया।
जापानी जब तेल उल निकालना शुरू किया, टंगस्टन सीसा ये सब निकालना शुरू किया, इसके जलन से अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि जापानियों के कब्जा में आ गया था, इतना बम मारा, इतना बमबारी किया कि सब चीज को क्या किया, बर्बाद कर दिया। ना मेरा होगा ना तुम्हारा होगा। क्या किया अंग्रेज ने, जापानी के हाथ में था, इसलिए मार के बम सबको बर्बाद कर दिया, है ना, बमबारी में उन्हें नष्ट कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद दिशाहीन समाजवादी नीतियों ने, दिशाहीन और समाजवादी नीतियों ने, है ना, जल्दी ही बर्मा की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया और सैनिक सत्ता के दमन और लूट ने बर्मा को आज दुनिया की सबसे गरीब देश की कतार में ला करके खड़ा कर दिया। सबसे गरीब देश की कतार में, है ना, सबसे गरीब देश जो कभी बहुत धनी हुआ करता था वह क्या हो गया, सबसे गरीब देश की कतार में आकर के खड़ा हो गया। सिर्फ किसके कारण, तो सैनिक सत्ता के दमन और लूट, सैनिक सत्ता का दमन और लूट के कारण जो है बर्मा को आज दुनिया की सबसे गरीब देश की कतार में ला करके खड़ा कर दिया। यहां तक हमने बर्मा के इतिहास को देखा। अब जो है भारत और बर्मा के संबंधों को देख लेते हैं कैसा है ना। इसके संबंध, जो भारत बर्मा के संबंध हैं, अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं। आधुनिक इतिहास के तो अध्याय बिना इसके एक दूसरे के उल्लेख के पूरे ही नहीं होते। यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही बर्मा है ना, यह वही बर्मा है जहां भारतीय स्वाधीनता की पहली संगठित लड़ाई का अगुआ बहादुर शाह जफर को कैदी किया गया था। बहादुर शाह जफर को जो है कैदी करके कहाँ रखा गया था, इसको कैदी करके बर्मा के जेल रंगून में रखा गया था, है ना, रंगून में रखा गया था, कैद कर जो है रंगून में रखा गया था और वहीं इसकी मृत्यु हुई और वहीं बहादुर शाह जफर को दफना भी दिया गया था, म्यांमार के रंगून में। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 है ना वर्षों बाद बाल गंगाधर तिलक को इसी बर्मा के मांडले जेल में कैद रखा था। बाल गंगाधर तिलक को भी कहाँ रखा था, तो मांडले का जो जेल था ये कहाँ था, यह जेल म्यांमार में था और यहीं पर जो है इसको भी कैद रखा गया था। किसको, बाल गंगाधर तिलक को, है ना, यहीं पर कैद रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगून और मांडले की जेलें अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की साक्षी है। बहुत सारी स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदानों की ये जेल जो है साक्षी है, रंगून, है ना। उस बर्मा में बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूर ब्रिटिश शासनकाल की गुलामी के लिए जाए गए और वे लौट कर कभी नहीं आए। अब यहाँ पर एक बात है, गिरमिटिया मजदूर जो है यहाँ से ब्रिटिश ले गए थे उसको, तो अब यह गिरमिटिया मजदूर क्या होता है ना, या गिरमिटिया मजदूर क्या है, तो देखिए गिरमिटिया जो है एग्रीमेंट का अपभ्रंश शब्द है। जो एग्रीमेंट है उसी का अपभ्रंश रूप क्या है, तो गिरमिटिया है। यह गिरमिटिया मजदूर क्या होता था कि जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवा कर हर साल हजारों मजदूर को दक्षिण अफ्रीका या किसी विदेश में काम करने के लिए ले जाया जाता था, मतलब सिर्फ ठप्पा लगा करके, है ना, तो उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, है ना। अन्य देशों में भेजे जाते थे, उसे मजदूर और मालिक गिरमिट कहते थे, अर्थात एग्रीमेंट ना कह के वो गिरमिट कहते थे और वहीं से उसका नाम क्या पड़ गया, गिरमिटिया मजदूर पड़ गया, है ना। इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिट कहलाते थे। वही एग्रीमेंट जो होता था तो वह गिरमिट हो गया। एग्रीमेंट का मतलब है कि जितना समय का एग्रीमेंट किया गया उतना समय तक तो आपको वहां पर आपको काम करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि एग्रीमेंट किया गया है। तो यह एग्रीमेंट ही जो है, ऐसा माना जाता है कि एग्रीमेंट का अपभ्रंश ही जो है वह गिरमिटिया बन गया है और उसी से एग्रीमेंट वाला मजदूर जो है बाद में गिरमिटिया मजदूर हो गया, जो म्यांमार से लेकर के अंग्रेज लोग या कोई और जो है दक्षिण फ्रांस या यहाँ पर तो जिक्र किया गया है ना, दक्षिण अफ्रीका वगैरह का जहां ले जाया जाता था, इसको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रोजगार और व्यापार के लिए गए भारतीयों की भी बड़ी संख्या वहां पर निवास करती है। कहां पर, तो म्यांमार में। यह वही बर्मा है जो कभी भारत की पॉपुलर संस्कृति में मेरे पिया गए रंगूर वहां से किया है टेलीफोन, ये एक गाना था उस समय, जो आपका एक पतंगा जो है एक एल्बम बनी थी, है ना, जिसका नाम था पतंगा। ये एक हम कंफर्म नहीं है पतंगा मूवी है या एक एल्बम है, लेकिन इसी का गाना है पतंगा जो है ना, इसी का एक गाना है। यह भारत और म्यांमार की जो है आपस में संबंध को बताता है, जो पहले एक जैसा था, एक में मिला हुआ था। तो इसी पतंगा की एक गाना है, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। यह बहुत ही बेहतरीन गाना था अपने समय का, है ना, जिया में आग लगाती है, यह जो है एक गाना था। मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। यह जो है पतंगा मूवी की एक गाना थी, जिसमें ये रंगून शहर जो बर्मा का है वो उस समय चूंकि भारत का हिस्सा था या नहीं था, या अगर ये मूवी चूंकि बाद में बनी होगी तो फिर ये इसका हिस्सा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 27-37 में अलग हो गया। तो लेकिन उस समय जो है वहाँ यहाँ से मजदूर वगैरह को लेकर के जाया जाता था, या रंगून के लोग लेके जाया करता था, इसलिए ये गाना इस तरह से बना है जो रंगून से ये करती है ना। तो बर्मा में कभी भारत की पॉपुलर संस्कृति में ये जो है सिंगिंग और इसको है
और पतंगा मूवी 1949 का है। अब बताइए 1949 में तो ये अलग हो गया था, है ना, या 1937 में ही अलग हो गया था। तो 1949 में जो है मजदूरों वगैरह ले जाया जाता था, इसलिए ये गाना बनी थी। और परफॉर्म किया है इसमें शमशाद बेगम की आवाज़ है इसमें, है ना, शमशाद बेगम का साउंड है और सी रामचंद्रन का, सी रामचंद्रन, ये दोनों जो है इनके सिंगर हैं, सी रामचंद्रा। भारत और म्यांमार की सीमा 1600 किलोमीटर तक आपस में लगती है। भारत और म्यांमार की सीमा जो है वह 1600 किलोमीटर तक आपस में सटी हुई या आपस में लगी हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा से भी दोनों देश जुड़ा हुआ है। बंगाल की खाड़ी के एक समुद्री सीमा से भी, जो समुद्री सीमा है उससे भी भारत और जो आपका यहाँ देखिए भारत का ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, इधर भी इसका क्षेत्र जो म्यांमार का है वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से सटी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार से सटी हुई है, ये तो आपने देख ही लिया। और है पूर्वोत्तर के भारतीय राज्यों से सीमा के सटे होने के अलावा म्यांमार का पूरा तटवर्ती क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के जरिए भारत से जुड़ा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2276 किलोमीटर है। यह जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है ये लगा हुआ है, कितनी है? 2276 किलोमीटर, जो भारत से जुड़ा हुआ है, इतना किलोमीटर जुड़ा हुआ है। अतः भारत के लिए म्यांमार बड़ा महत्वपूर्ण है ना। 1951 की मैत्री संधि पर दोनों का साथ रहा, लेकिन पिछले कई वर्षों से बर्मा भारत की विदेश नीति पर जो है वो सम्मिलित नहीं हो रहा है ना। विदेश नीति और राजनीति विमर्श में लगभग अनुपस्थित रहता है, मतलब कि जब भी भारत की विदेश नीति की बात होती है बर्मा उसमें अनुपस्थित रहता है। खैर 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, 1987 में राजीव गांधी जो है यहाँ का दौरा किया था। 1987 में इनका दौरा किया था राजीव गांधी जी ने, तत्कालीन प्रधान, और यात्रा ने भारत और म्यांमार के बीच मजबूत संबंध की नींव भी रखी थी, है ना। राष्ट्रपति यू थिन सन 12 से 15 अक्टूबर 2011 को भारत भी आए थे। यू थिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति थे और यह जो है 2011 में भारत की यात्रा पर भी आए थे, भारत यात्रा पर आए थे। जो मार्च 2011 है ना, म्यांमार की नई सरकार के साथ शपथ लेने के बाद ये म्यांमार की ओर से भारत की पहली राजनीतिक यात्रा थी। वो शपथ लेने से पहले जो है भारत आए हुए थे, ठीक है ना। एक महत्व जो इसको एक मील का पत्थर भी माना जाता है, जिसके दौरान दोनों पक्षों में दर्जनों करार और हस्ताक्षर हुए थे। जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने तो वो भारत की यात्रा पर आए, राष्ट्रपति बनने के बाद जो है शपथ ग्रहण के पहले वो भारत आए थे और उसमें बहुत सारी जो है बातों पर, है ना, दर्जनों करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा भारत ने म्यांमार का 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लिए एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है इसको समझेंगे हम लोग। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत ने म्यांमार को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर, यह जो है 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर, यह जो है अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट LOC जो है ये प्रदान किया। किसको? म्यांमार को प्रदान किया। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है या LOC क्या है। तो देखिए LOC क्या है या लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, जो 50 करोड़ के अमेरिकी डॉलर का जो इंडिया ने किसको प्रदान किया? तो म्यांमार को प्रदान किया। तो यह जो है एक विकासशील और गरीब देश को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, एक तरह का सॉफ्ट लोन या ऋण होता है। यह सॉफ्ट लोन या ऋण जो है वह चूंकि जिस देश को दी गई है उसको वापस करना होता है। तो यह जो है इंडिया ने 50 करोड़ का अमेरिकी डॉलर का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट या कह सकते हैं एक सॉफ्ट ऋण जो म्यांमार को दिया, जो इसको कुछ समय के बाद वापस करना होता है। चूंकि जो गरीब देश हैं, जो पड़ोसी विकासशील देश हैं, उसको जो है ये एक समृद्ध देशों के द्वारा दी जाती है जिसका कंडीशन उससे अच्छा है, तो उसी को आप लाइन ऑफ क्रेडिट या LOC बोलते हैं। यह क्रेडिट जो है एक सॉफ्ट ऋण है जो एक गरीब या कह सकते हैं विकासशील देश को एक अच्छे देश के द्वारा दी जाती है। यह वही है जो कि दिया गया था। फिर राष्ट्रपति थीन सेन ने दिसंबर 2012 में नई दिल्ली की यात्रा की, है ना। दिसंबर 2012 में नई दिल्ली में आयोजित भारत आसियान संस्कार, है ना, संस्मारक शिखर में बैठक में भाग लिया तथा मुंबई एवं रत्नागिरी की दौरा भी की। मुंबई और रत्नागिरी का दौरा भी किया। किसने? जो थीन सेन था यहाँ का राष्ट्रपति, कहाँ का, सॉरी यहाँ का म्यांमार का। तो इन्होंने जो है ये अपने भारत का दौरा भी किया। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिम्स्टेक शिखर बैठक के लिए मार्च 2014 में जो है इन्होंने यहाँ का यात्रा किया। कहाँ का? तो म्यांमार का। फिर 2014 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज म्यांमार का दौरा किया, है ना, और जो है यहाँ से उसका संबंध भी मधुर दिखाता है। जब सुषमा स्वराज भी गई थी म्यांमार तो बहुत सारी बातें जो है उनके साथ भी हुआ और बहुत सारे वादे भी उस पर किए गए। तो ये म्यांमार का संबंध भारत के साथ दिखाता है। चलिए अब है इसका कुछ भौगोलिक चित्र देख लेते हैं। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 6,78,785
सॉरी 6,78,500, 6,78,500 यह जो है इतना वर्ग किलोमीटर जो है आपका इसका क्षेत्रफल है। किसका? तो यह क्षेत्रफल बताया जा रहा है म्यांमार का, जो एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है म्यांमार। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश किसको माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? म्यांमार को, जो 6,78,500 वर्ग किलोमीटर का है। म्यांमार विश्व का 40वां सबसे बड़ा देश है। क्या वहाँ? तो 40वां जो है यह सबसे बड़ा देश है विश्व का, यह भी याद रखिएगा। इसकी उत्तर पश्चिम सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम सीमा जो है आपका इसका सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और बांग्लादेश के चटगांव प्रांत से मिलती है। यह तो आपने देखा है उत्तर पश्चिम सीमा, मतलब कि यह जो म्यांमार है इसका उत्तर क्षेत्र ये हुआ और पश्चिम क्षेत्र ये हुआ। तो उत्तर और पश्चिम, वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में यह सारा जो है नॉर्थ वेस्ट में ही आ रहा है। आप देख रहे हैं इस मैप का, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, जो कि इसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आ रहा है। तो यह जो है इससे जुड़ी हुई है। उत्तर में देश की सबसे लंबी सीमा तिब्बत और चीन में यूनान प्रांत के साथ है। यही यूनान प्रांत जो चीन का तिब्बत प्रांत है, यहाँ से ये इसके साथ जुड़ी हुई है। म्यांमार के दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड देश है। यहाँ लाओस और यहाँ थाईलैंड है, जो कि क्या है? म्यांमार के दक्षिण पूर्व में है। ये उत्तर और ये दक्षिण और इधर वाला पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हो गया, इधर ईस्ट है। तो ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र में लाओस भी है और थाईलैंड भी है, जो म्यांमार के करीब है। म्यांमार की तटीय रेखा 1930 किलोमीटर की मानी जाती है। 1930 किलोमीटर का जो है तटीय रेखा है ना। देश के कुल सीमा का 1/3 है। इसका मतलब देश का कुल सीमा का जब 1/3 हो गया है 1930, तो इसका ओरिजिनल कितना हो गया? 5790 किलोमीटर। मतलब ओरिजिनल सीमा जो है 5790 की है और इसका तटीय क्षेत्र जो है इसका 1/3 है, अर्थात 1930 किलोमीटर का है। यह भी याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर देश के है ना, तो बंगाल की खाड़ी जो है यह दक्षिण पश्चिम में है। यहां से देखिएगा तो दक्षिण नीचे वाला और पश्चिम इस तरफ वाला, तो यहाँ यह जो है आपका बंगाल की खाड़ी है। तो यह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो है वह आपका म्यांमार के दक्षिण पश्चिम में क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। और अंडमान सागर जो है देश के दक्षिण में है। अंडमान चूंकि नीचे है, इसलिए इस म्यांमार देश के दक्षिण में क्या हो गया? आपका अंडमान है। तो मित्र, आज हमने जो है म्यांमार के इतिहास को आपके सामने रखने का प्रयास किया। थोड़ा सा परेशानी भी होती है, हम तो समझ सकते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन हाँ फिर भी जो इन्फॉर्मेशन हमने इसके बारे में रखा था, जो कंटेंट हमने बनाया था, हमने तहे दिल से आपके सामने रखने का प्रयास किया। आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।